Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अभी तक हमने चैप्टर 10 जो हमारा कंप्लीट हो गया था उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसके 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए. यानी जो चीन की औद्योगिक समृद्धि हुई थी वो 1978 में उसके जो सुधार हुए थे उस आधार पर हुई थी. क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, उत्तर देखिए. हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी. जो चीन की औद्योगिक समृद्धि थी वो 1978 में जो उसके सुधार किए गए उनके आधारों पर हुई थी. पहला, चीन में सुधार चरणों में लागू किए गए. चीन में जो सुधार थे वो चरणों में लागू किए गए. सबसे पहले कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए. कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया, जिन्हें अलग अलग परिवारों में आवंटित किया गया. सबसे पहले चीन में जो सुधार प्रक्रिया चालू हुई वो चरणों में चालू हुई. सबसे पहले कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों को सुधारा गया और छोटे छोटे भूमि को छोटे छोटे भाग में, कम्यून नाम के छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया और अलग अलग परिवारों में आवंटित किया गया. नेक्स्ट, फिर इन सुधारों को औद्योगिक क्षेत्र तक फैलाया गया. बाद में इन सुधारों को औद्योगिक क्षेत्र तक फैलाया गया. निजी फर्मों को विनिर्माण इकाइयाँ लगाने की अनुमति दे दी गई और साथ में स्थानीय लोगों और सहकारिताओं को भी उत्पादन की अनुमति दे दी गई. इस अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राज्य के उद्यमों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा. नेक्स्ट, इससे दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू करनी पड़ी. इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था. उन्होंने दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू की. कीमत का निर्धारण दो तरह से करते थे. किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदें और बेचेंगे और शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी. नेक्स्ट, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उन्होंने विदेशी जो निवेशक थे उनको आकर्षित करने के लिए SEZ नाम का आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख कीजिए. यानी पाकिस्तान ने अपने आर्थिक विकास के लिए जो भी विकासात्मक पहल चालू किए थे उनका उल्लेख करना है. पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों को नीचे सारांश रूप में दिया गया है. पहला, पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया गया. वहाँ पर सबसे पहली बात, वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो मॉडल था उसका अनुसरण किया गया. यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की आपस में मिली हुई अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया. दूसरा, 1950 और 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया. 1950 और 1960 में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया. उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण शामिल था. उन नीतियों में प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण और विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना ये शामिल थे. नेक्स्ट, हरित क्रांति के आने पर यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भी अंत तक वृद्धि हुई. हरित क्रांति आई जिसके कारण यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ. फिर आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई और जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न के उत्पादन में भी अंत तक वृद्धि हुई. नेक्स्ट, 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ. 1970 और 80 के दशक में अंत में अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया. 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1970 से 80 के दशक के अंत में अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन किया जा रहा था. इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला. नेक्स्ट, 1988 में देश में सुधार शुरू किया गया. वहाँ 1988 में देश में सुधार शुरू किया गया. ये सब कारण थे पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए विकासात्मक पहल जो पाकिस्तान ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? चीन में जो एक संतान नीति चलाई गई उसका मुख्य महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? पहला, चीन में एक संतान नीति ने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया है.
सबसे पहली बात कि चीन में जो एक संतान नीति चलाई गई उसने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि जो दर थी वहाँ की उसको कम किया। कुछ दशकों के बाद चीन में युवा लोगों की तुलना में बुजुर्ग लोगों का अनुपात बढ़ जाएगा। इसका एक कारण क्या होगा कि वहाँ पर युवा लोगों की तुलना में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ जाएगा। इससे चीन कम कार्यकर्ताओं के साथ अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने पर मजबूर होगा। इससे चीन को कम कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को अधिक सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जनांकीय संकेतकों का उल्लेख कीजिए। चीन द्वारा एक संतान नीति 1989 से अपनाई जाने के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर 1989 के 1.33% से 2005 में 0.64% तक कम हो गई। जनसंख्या समृद्धि दर देश, किस देश की जनसंख्या दर कितनी रही? चीन की 0.64, भारत की 1.33 और उत्तर क्या है इसका? पाकिस्तान। निम्न जनसंख्या घनत्व यहाँ पर और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले चीन, भारत, पाकिस्तान। निम्न जनसंख्या घनत्व किस तरह से रहा? 138 चीन का, भारत का 358 और पाकिस्तान का 153 नहीं 193, पाकिस्तान का 193। यहाँ पर शहरीकरण किस तरह से रहा? चीन का 36%, भारत का 28% और पाकिस्तान का 34%। लिंग अनुपात चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन का 937, भारत का 933 और पाकिस्तान का 922। कुछ इस तरह से इनका अनुपात रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के जो संकेतक हैं उनका उल्लेख करना है। मानव विकास सूचकांक, इसका मूल्य जितना कम हो प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है तथा इसके विपरीत। सेकंड, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। प्रौढ़ साक्षरता दर, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। निर्धनता रेखा के नीचे गरीबी एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। शिशु मृत्यु दर एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। मातृ मृत्यु दर एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। उच्चतम जल तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या परसेंट, एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है और इसके विपरीत। उच्चतम स्वच्छता तथा धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या परसेंट, एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। नगरों में रहने वाली जनसंख्या, इसका उच्च बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। निर्भरता अनुपात, इसका निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है या इसके विपरीत। तो इस टाइप से कुछ ये संकेतक हैं जो इसको आंसर में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्रता संकेतक की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता संकेतकों के कुछ उदाहरण दीजिए। यह सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने में जनसांख्यिकीय भागीदारी का एक सूचक है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी, नागरिकों के अधिकार की संवैधानिक संरक्षण की सीमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए संवैधानिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिनके आधार पर चीन में आर्थिक विकास में तीव्र आर्थिक विकास हुआ। उन कारकों को बताना है जिनके कारण चीन में आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। GLF अभियान 1958 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। GLF अभियान यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो 1958 में चीन में स्टार्ट किया गया जिसका उद्देश्य था औद्योगिकरण करना। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने इसके अंतर्गत लोगों से कहा कि अपने घर के पास उद्योग लगाएं। 1958 में 26,000 कम्यून थे जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। सेकंड, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। उन्होंने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1965 में स्टार्ट की जिसमें माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1966 से 1976 छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। इस क्रांति के अंतर्गत महान सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत उन्होंने छात्रों और विशेषज्ञों को ग्राम यानी छोटे छोटे गाँव में अध्ययन करने के लिए भेजा। तीसरा, 1978 के आर्थिक सुधार। उन्होंने 1978 में आर्थिक सुधार किए।
सब प्रांतीय चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही थी उसकी जड़ें 1978 में लागू की गईं। सुधारों में खोजी जा सकती हैं। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। 1978 में उन्होंने चीन में सुधार करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, दोहरी कीमत प्रणाली। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली लागू की गई, जिसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को 3 शीर्षकों के अंतर्गत समूहित कीजिए। भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से संबंधित वे विशेषताएं जो तीनों के शीर्षक के अंतर्गत समूहित हैं। एक संतान का नियम, नगरीकरण का उच्च स्तर, अति उच्च प्रजनन दर, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, विनिर्माण क्षेत्र के कारण, समृद्धि सेवा क्षेत्र के कारण। और यहाँ पर निम्न प्रजनन दर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी जनसंख्या। चीन में क्या था? एक संतान का नियम, नगरीकरण का उच्च स्तर, विनिर्माण क्षेत्र के कारण, समृद्धि। यहाँ पर निम्न प्रजनन दर, भारी जनसंख्या, जिससे क्या हुई? निम्न प्रजनन दर और भारी जनसंख्या को कम करने के लिए। पाकिस्तान में वही नगरीकरण का उच्च स्तर, अति उच्च प्रजनन दर, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के कारण, समृद्धि। और यहाँ पर भारत, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, भारी जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के कारण, समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट हमारा है, पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा पुनः निर्धनता के कारण बताइए। पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा निर्धनता के निम्नलिखित कारण बताइए। पहला, कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। यानी कि कृषि समृद्धि, खाद्य पूर्ति, सब लोग काय पे डिपेंड करते थे? कृषि पर। और जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। सेकंड, पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय, प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होती है। विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ विशेष मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका बेसम बताइए। नीचे एक तालिका दी गई है जो भारत, पाकिस्तान और चीन के मानव विकास संकेतकों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। ये वही चार्ट है जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ पर मध्य भारत, चीन और पाकिस्तान। मानव विकास सूचकांक किस टाइप से रहा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, पूर्ण साक्षरता दरें, प्रति व्यक्ति जीडीपी, निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, उच्चतम स्वच्छता, एक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या, उच्चतम जल स्रोत, एक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या, अल्प पोषित जनसंख्या। इनका अनुपात कुछ इस तरह से था। मातृत्व मृत्यु दर यहाँ 56 है, यहाँ 540 और यहाँ पर 500। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर 30, यहाँ पर 63, यहाँ पर 81। इस तरह से सबके अनुपात बताए गए हैं। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं और ये अनुपात अपने माइंड में अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चीन भारत और पाकिस्तान में अनेक संकेतकों में अग्रणी है। पाकिस्तान भारत की तुलना में शहरीकरण, पेय स्वच्छ जल की धारणीय पहुंच तथा निर्धनता रेखा में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दरों की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी दीजिए। पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दरें नीचे तालिका में बताइए। 1980 से 2003 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। चीन और भारत 1980 से 90 और 90 से 2003। चीन में 10.3 था, यहाँ 9.7 हो गया, यहाँ पर 5.7 था, यहाँ पर 5.8 हो गया। चीन का सकल घरेलू उत्पाद यूएस का 7.2 ट्रिलियन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 3.3 ट्रिलियन था। चीन का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 7.2 है जो विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत का 3.3 ट्रिलियन है। चीन की समृद्धि दर 10.3% है। चीन की समृद्धि दर 10.3% की दर पर दोहरे अंकों में थी, जबकि भारत के लिए ये आंकड़े 5.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। 1956 में डायरेक्ट भर लेते हैं हम। 1956 में पाकिस्तान में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। मातृत्व मृत्यु दर पाकिस्तान में अधिक है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है। और
चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए गए थे। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन, जो कि 15 थे, जो कि हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट डे से क्लास 12 की NCERT स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहली बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से हम क्लास 12 की NCERT स्टार्ट कर देंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।